बच्चों आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। भाग 1 में हम चर्चा करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है, कैसी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करने हैं, और बच्चों इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन से सूत्र हमारे को याद होने चाहिए। तो आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए बच्चों, हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिएगा और बाद में दोहराइएगा जरूर। देखिए, जिन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की हम बात करने वाले हैं वे हैं बच्चों घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि। अब आप कहेंगे कि सर कक्षा 9 में भी हमने इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना करना सीख लिया था, तो इस अध्याय में अलग क्या है। बच्चों इस अध्याय में अलग ये बात है कि वहां हमने इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों की चर्चा की थी। कब? अलग अलग, जब ये आकृतियां एक दूसरे के साथ संयोजित नहीं थी। कक्षा 10 में हम उन आकृतियों के, उन ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों की गणना करेंगे जब जो ठोस आकृतियां इन सभी ठोसों के संयोजन से बनी हुई होगी। आपको मेरी बात समझ में आई? इनकी अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना के सवाल हमसे नहीं पूछे जाएंगे इस अध्याय में। इस अध्याय में हमसे पूछा जाएगा इन आकृतियों के संयोजनों से बनी ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के बारे में। एक बार फिर से बच्चों चर्चा कर लेते हैं हम कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होते क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझते हैं कि ये जो शब्द है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ दो शब्द हैं, एक तो है पृष्ठीय और एक है क्षेत्रफल। पृष्ठीय का आशय है पृष्ठ, पृष्ठ या फलक, पृष्ठ या फलक या कह लो सरफेस, किसी ठोस के जो पृष्ठ हैं उनके बारे में हमें ज्ञात करना है। क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अर्थ हमें सबको पता है बच्चों, घेरा गया स्थान। क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? घेरा गया स्थान। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी ठोस के पृष्ठों द्वारा घेरा गया स्थान उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। दूसरे शब्द की चर्चा करते हैं, आयतन। किसी भी ठोस का आयतन या कह लो उस ठोस की धारिता क्या होती है बच्चों? किसी भी ठोस आकृति की धारण करने की क्षमता, यानी कि कोई ठोस आकृति में जितना द्रव्य धारण करने की क्षमता होती है, जितना मैटर हम उसके अंदर भर सकते हैं, या यूँ कहें कि जितना मैटर उसके अंदर भरा हुआ होता है, उसकी मात्रा उस ठोस का क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। एक साधारण सा उदाहरण समझिए बच्चों, जैसे अगर हम बात करें किसी गेंद की, तो उस गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो गेंद जितना स्थान घेर रही है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब इस गेंद के अंदर, इस बॉल के अंदर जितनी हवा या जितना पानी या जितना द्रव्य, कोई भी पदार्थ हम जितना भर सकते हैं, उस भरे जा सकने वाले पदार्थ की मात्रा उस गेंद का क्या होगी? आयतन। तो जब भी हम सरफेस को काम में लेंगे, पृष्ठों को काम में लेंगे, हम बात कर रहे होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और जब भी हम बात करेंगे कुछ भरा जाने वाला है या क्या भरा जा सकता है, कितना भरा जा सकता है, कुछ ऐसी बात हम जब कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे उस ठोस आकृति के आयतन की। आगे बात समझ में आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। अब जल्दी बच्चों हम रिवाइज कर लेते हैं, हम दोहरा लेते हैं इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के सूत्रों को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। तो जैसे ही किसी प्रश्न में हमसे कहा जाएगा घन के बारे में, हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए बच्चों कि एक ऐसे ठोस आकृति की बात हो रही है जो 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से घिरकर बनी है। घन क्या होता है? 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से घिरकर बने ठोस को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो घन कहते ही याद आना चाहिए 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से घिरकर बनी बंद आकृति।
इसका देखो बच्चों, प्रत्येक पृष्ठ क्योंकि क्या होता है, वर्गाकार होता है, इसलिए घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। किसी भी घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी इस सूत्र को याद रखने में आपको। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होती है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर घन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अर्थात भुजा स्क्वायर गुणा भुजा, यानी कि भुजा क्यूब। किसी घन की भुजा अगर a है तो उसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर, सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। इसका आयतन होगा a का क्यूब, इसका आयतन क्या होगा, a का क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। याद रह जाएंगे ना बच्चों आपको। फिर देखिए इस घन के विकर्ण की लंबाई होगी भुजा गुणा √3, तो ये 4 बातें आपको घन के बारे में याद होनी चाहिए, क्यूब के बारे में। इन चारों बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई के सूत्र, ठीक है ना, याद कर लेंगे ना आप इसे। चलिए फिर आगे अगला देखिए। अब घनाभ, दूसरी ठोस आकृति हमारे पास है घनाभ, इंग्लिश में क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड क्या होता है, बिल्कुल घन के जैसी ही परिभाषा है। वहां पर क्या थे, 6 वर्गाकार पृष्ठ थे, समान आकार के थे। यहाँ पर क्या है, 6 आयताकार पृष्ठ हैं। 6 के 6 आयतों का समान होना जरूरी नहीं है। जैसे ये आयत बड़ा दिख रहा है, ये आयत आपको छोटा दिख रहा होगा। तो घन के लिए जरूरी है कि जो 6 वर्गाकार पृष्ठ हैं समान हो, लेकिन घनाभ के लिए जरूरी नहीं है कि जो आयताकार पृष्ठ है वो समान हो। लेकिन आमने सामने वाली आयताकार पृष्ठ क्या होंगी, इसमें समान होंगी बच्चों। तो हम कह सकते हैं 6 आयताकार पृष्ठों फलकों से घिरकर बनी ठोस आकृति को घनाभ के दूसरे नाम देखो बच्चों, आयतफलकी, समषटफलकी कहते हैं। तो घनाभ, आयतफलकी, समषटफलकी एक ही ठोस के नाम है। होता क्या है, 6 आयताकार पृष्ठों से घिरकर बनी ठोस आकृति होता है घनाभ, ठीक है ना। देखिए अगर किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तब घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ऑब्वियस सी बात है बच्चों। देखो घनाभ के आधार में होगी एक लंबाई और एक चौड़ाई। घनाभ के लिए आप अपने दिमाग में बना लीजिए एक घनाभाकार कमरा। अब अगर हम कमरे के फर्श के क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि कमरे के आधार के क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ के आधार के क्षेत्रफल की बात करें, तो वहां होगी एक लंबाई और एक चौड़ाई। क्योंकि आधार कैसा है, आयताकार है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए इसके आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस घनाभाकार कमरे की अगर मैं बात करूं तो इसकी छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम इसकी ये दीवार की बात करें, इस एक तरफ वाली दीवार की बात करें, तो लंबाई गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल होगा। और इस दीवार के सामने ये वाली दीवार का क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई ही होगा। अगर हम पीछे वाली दीवार की बात करें तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और सामने पीछे की दीवार के जो सामने दीवार होगी उसका भी चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही क्षेत्रफल होगा। आगे बात समझ में। तो पृष्ठ कौन सी है इस पर डिपेंड करता है कि घनाभ की कौन सी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि घनाभ में होती है एक लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। दीवारों का क्षेत्रफल, ये 4 दीवारें होंगी उसके हिसाब से दीवारों का क्षेत्रफल होगा बच्चों।
ठीक है। अगर हम बात करें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2LB। LB देखो, ये LB, ये भी LB, तो 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। 2 कॉमन ले लो, उभयनिष्ठ ले लो, तो LB प्लस BH प्लस HL लिख सकते हैं क्या? LB ये रहा, BH ये रहा, HL ये रहा। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, ठीक है ना। फिर देखो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन वॉल्यूम VLBH आपको याद रखना है। घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। फिर देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आधार वाले तल को छोड़ दीजिए, छत वाले तल को छोड़ दीजिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, इनको तो छोड़ दीजिए, इन चारों को जोड़ लीजिए, तो 2LH प्लस 2BH, 2H कॉमन आ गया, अंदर बच गया L प्लस B। तो 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या यूं कह लीजिए किसी घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो घनाभ के बारे में आप याद रखेंगे आधार का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक और बात घनाभ के विकर्ण की लंबाई। देखिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई या यूं कह लीजिए घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई वो होती है √L² प्लस B² प्लस H², यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के वर्गों के योगफल का वर्गमूल घनाभ का क्या होता है? विकर्ण की लंबाई होती है। तो ये 1 2 3 4 और 5 बातें आपको घनाभ के बारे में याद रखनी है बच्चों। फिर देखिए अगली आकृति, अगले ठोस की बात करते हैं। बेलन, अंग्रेजी में बोलेंगे सिलेंडर। बेलन या सिलेंडर कैसा ठोस होता है? बेलन या सिलेंडर बच्चों एक ऐसा ठोस होता है जिसके 2 अनुप्रस्थ काट कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, यानी कि जो इसके अंत सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, और एक ये पाइप के जैसा ठोस होता है। परिभाषा के लिए आप लिख सकते हैं 2 वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस बेलन कहलाता है। देखिए ये 2 इसके वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट हैं। वृत्ताकार क्या है? अनुप्रस्थ काट है। इस शब्द से परिचित हो जाइए बच्चों। अनुप्रस्थ काट विज्ञान विषय में भी आपने पढ़ा होगा, जब आपने ओम का नियम पढ़ा होगा तो वहाँ एक तार की बात होती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतिम सिरे कैसे हैं? इस बेलन के अंतिम सिरे हैं कैसे? वृत्ताकार। तो ये अंतिम सिरे जो हैं जिस आकृति के होते हैं वही उसका अनुप्रस्थ काट होता है। तो इस बेलन पाइप जैसे ठोस का अनुप्रस्थ काट होता है वृत्ताकार। 2 वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस बेलन होता है। अच्छा, तो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट हैं तो फिर इन आधार में ये वृत्त जो बना हुआ है, ये जो वृत्त बना हुआ है इसकी कोई त्रिज्या r होनी चाहिए, और इस पाइप की कुछ ऊंचाई होनी चाहिए, इस बेलन की कुछ ऊंचाई h होनी चाहिए। अब अगर आपके पास बेलन के आधार की त्रिज्या r है, आधार यानी ये अनुप्रस्थ काट जिसकी बात हम कर रहे हैं वो, अगर आधार की त्रिज्या, आधार में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना कर सकते हैं बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए, यदि एक बेलन या कह दीजिए लंबवृत्तीय बेलन, बेलन कहेंगे तो भी आपको क्या समझना है, लंबवृत्तीय बेलन ही समझना है। लंबवृत्तीय बेलन का अर्थ यह है कि इसका आधार और जो शीर्ष है बच्चों, ये समान त्रिज्या के वृत्त हैं। ये एक समान रूप से बना हुआ एक बेलन है, बस इतना सा समझिए आप। यदि एक बेलन या लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r है, आधार की त्रिज्या क्या है, r है, और ऊंचाई h है, तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, देखो, अरे भाई आधार में आपको दिख रहा है वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या अगर r है, इस वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये भी r ही त्रिज्या का है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां r क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या है, यानी आधार में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसे भी समझो बच्चों, जरा अपने दिमाग में एक पाइप बना लो। बना लिया आपने पाइप, अब कैंची लो और इस पाइप को काट दो। इस पाइप को काट दो बच्चों इस तरीके से, और काट के जब आप इसको स्प्रेड करोगे, फैलाओगे, तो आपको नजर आ जाएगा कुछ इस प्रकार का आयत। ये माइंड में आपको करना है। पाइप आप लिए, पाइप को आपने काटा एक तरफ से और फिर उसको खोल दिया तो क्या एक आयत बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस बेलनाकार पाइप की ऊंचाई h है तो इस आयत की ये जो चौड़ाई होगी वो h होगी, है ना। और ये जो लंबाई है बच्चों, ये जो लंबाई है इस आयत की, वो क्या ये परिधि के बराबर होगी। जरा दिमाग लगाओ, जब आपने इस पाइप को काटा था, जो गोल गोल वाला पथ था वही तो फैल के लंबा हो गया, यानी कि ये जो परिधि थी वास्तव में 2 पाई आर, वही अब क्या हो गई, लंबाई हो गई। और ये जो क्षेत्र है ना बच्चों, ये जो क्षेत्र, इन वृत्ताकार भागों को अगर हम छोड़ दें तो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वही आपको देगा ये आयत का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस प्रकार से, ये जो आयत आपको प्राप्त होगा इसका क्षेत्रफल होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर लंबाई गुणा चौड़ाई h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर h। आ गया समझ में किस प्रकार से हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। फिर बढ़िए बच्चों आगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो। फिर ऊपर वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सबको जोड़ लो, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा r प्लस एच। तो किसी बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई अगर h है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, या आप फ्लुएंट बनाने के लिए बोल सकते हैं 2 पाई r h प्लस r। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। अंत में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे ये आपको सारे सूत्र याद रखने हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। इतने सारे सूत्र हो गए, कैसे याद रखोगे, मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। बेलन का आयतन क्या होता है, वही आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल बेलन का क्या है, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या है एच, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या बातें आप याद रखेंगे बेलन के बारे में, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, ठीक है ना।
ये 4 बातें आपको बेलन के विषय में याद रखनी है। बेलन होता क्या है? 2 वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाला एक पाइप जैसा ठोस बेलन होता है। ठीक है ना बच्चों, लिख लेंगे इसे, लिख लेंगे आप इसे। और फिर देखिए आगे, अब हम चर्चा करते हैं अगले ठोस आकृति की, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर। तो खोखला बेलन क्या होगा? देखो, यदि किसी बेलन, अच्छा बच्चों जब भी मैं बेलन बोल रहा हूँ तो आपको एक ठोस बेलन ही सोचना है। बेलन कहा जा रहा है, इसका मतलब ठोस। जब तक कि आपसे ये नहीं कहा जाए कि दिया गया बेलन खोखला है, तब तक आपको उसको क्या मानना है? ठोस मानना है। बिना कहे भी ठोस ही मानना है। ठोस बेलन कहे तो ठोस मानना ही मानना है। तो यदि किसी बेलन के भीतर से द्रव्य मैटर हटा लें, अगर कोई ठोस बेलन है उसमें से हमने एक बेलनाकार ठोस हटा लिया, बेलनाकार द्रव्य हटा लिया, तो प्राप्त खोखला ठोस जो होगा खोखला बेलन कहलाएगा। यहाँ पर आप देखो, पहले ये क्या था? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पूरा एक ठोस बेलन था। ये एक ठोस बेलन था बच्चों। और हमने क्या किया? हमने क्या किया? इसके अंदर से एक छोटू बेलन हटा लिया। इसके अंदर से एक छोटू बेलन हटा लिया। तो ये जब हमने ये वाला बेलन इसमें से हटा लिया, ये वाला बेलन हमने इसमें से हटा लिया, तो हटा लेने के बाद जो ठोस आकृति हमारे पास बच गई उसे हम क्या कहेंगे? खोखला बेलन कहेंगे। अब देखो खोखले बेलन के बारे में, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं खोखले बेलन की ऊंचाई। ठीक है, जितना ऊंचा ये है वो खोखले बेलन की ऊंचाई। लेकिन जब हम हटाएंगे तो एक अंदर जो सरफेस आ जाएगी, अंदर जो पृष्ठ आ जाएगी, वो खुद एक बेलनाकार पृष्ठ होगी, खुद एक बेलनाकार पृष्ठ होगी। और इस अंदर वाले बेलन की त्रिज्या, छोटी त्रिज्या होगी R2, और बाहर की जो पृष्ठ है उससे जो बेलन आपको मिला हुआ है वो बड़ा बेलन होगा। और इसके आधार की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? R1। तो R1 को हम बोलेंगे खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या या बड़ी त्रिज्या। R2 खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या या छोटी त्रिज्या। H क्या है बच्चों? खोखले बेलन की ऊंचाई। और अगर आपके पास R1, R2 और H है तो फिर आप इस खोखले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना आसानी से कर लेंगे। पहले थोड़ा विचार कीजिए, इस बेलन में, खोखले बेलन में पृष्ठ कहाँ कहाँ हैं? तो पृष्ठ है देखो, एक तो इस रिंग में नीचे की तरफ ये जो वलय है यहाँ पर पृष्ठ है, यहाँ पर आप टच कर सकते हो। ऊपर इस वलय में आप टच कर सकते हो। ये बाहर की ओर वक्राकार जो भाग है, वक्र भाग है बाहर की ओर, वहाँ आप हाथ लगा सकते हो, टच कर सकते हो। अंदर एक वक्र पृष्ठ है। तो अगर हम बात करें बेलन की पृष्ठों की, खोखले बेलन की पृष्ठों की, तो 2 तो इसके अंदर हैं वृत्ताकार वलय और 2 इसके अंदर क्या है? वक्र पृष्ठ। देखिए खोखला बेलन है तो अंदर की तरफ एक वक्र पृष्ठ होगी और एक वक्र पृष्ठ बाहर की ओर होगी। और इन दोनों वक्र पृष्ठों के ऊपर की ओर एक वलय होगी और एक नीचे की तरफ वलय होगी। क्या आप अज्यूम कर पा रहे हैं? आपके दिमाग में फोटो बन रही है? खोखले बेलन का चित्र आप बना पा रहे हैं? बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों कि किस बेलन की बात मैं कर रहा हूं, तब आपको आसानी से सूत्र याद रहेंगे। अगर देखिए ये खोखला बेलन है और खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या R1 है, बड़ी त्रिज्या R1 है, अंतः त्रिज्या R2 है, छोटी त्रिज्या R2 है, ऊंचाई H है, तब खोखले बेलन के आधार पर बनी वलय का जो क्षेत्रफल होगा, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? हम सभी जानते हैं, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई R1 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर हम घटा लेंगे तो इस वलय का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो इस वलय का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं पाई उभयनिष्ठ लेके R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी। तो ये हो गया खोखले बेलन के आधार पर बनी वलय का क्षेत्रफल। ऐसी ही एक वलय इस खोखले बेलन के ऊपरी भाग पे भी होगी, उसका क्षेत्रफल भी यही होगा बच्चों। ठीक है, फिर आगे देखिए,
खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब खोखले बेलन में वक्र पृष्ठ कहाँ कहाँ होगी, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे तो खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ जाएगा। याद रखिए मैंने कहा है संपूर्ण वक्र पृष्ठ, न कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने संपूर्ण वक्र पृष्ठ बोला है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r2h और बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r1h। ठीक है, 2 पाई h उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 2 पाई h r1 प्लस r2, तो ये हो गया खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर देखो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे करेंगे भाई, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे जो वलय हैं दोनों वलयों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो देखो एक वलय का क्षेत्रफल तो था, एक वलय का क्षेत्रफल तो था पाई r1 प्लस r2 r1 माइनस r2। 2 का कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा r1 माइनस r2 प्लस h। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है 2 पाई r1 प्लस r2 r1 माइनस r2 प्लस h। खोखले बेलन के बारे में ये 3 बातें आपको याद रखनी हैं। आधार पर बनी वलय का क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब हम याद रखेंगे खोखले बेलन का आयतन, वो भी आसान है। बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन का आयतन आप घटा दें। ये जो बड़ा वाला बेलन है, बाहर वाला बेलन आपको दिख रहा है, इसमें से ये जो आपने छोटू बेलन निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, उसका आयतन घटा दें तो बचे हुए द्रव्य का आयतन इसके अंदर आ जाएगा। बचे हुए ठोस खोखले बेलन का आयतन आपके पास आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h। पाई h दोनों में से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो पाई h r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगाओगे तो वॉल्यूम, खोखले होलो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई h r1 प्लस r2 r1 माइनस r2 आ जाएगा। आप इस तरीके से खोखले बेलन का आयतन याद रखेंगे, पाई h r1 प्लस r2 ब्रैकेट में r1 माइनस r2। ठीक है ना, 4 बातें आपको खोखले बेलन के बारे में भी याद रखनी है। अगली आकृति की चर्चा करते हैं। अब देखो शंकु या कोन, हम सब ने आइसक्रीम कोन खाया है बच्चों, कभी ना कभी हमने आइसक्रीम कोन खाया है। तो वैसा एक ठोस क्या होता है, शंकु कहलाता है। एक वृत्ताकार आधार वाला जोकर की टोपी या कह लीजिए आइसक्रीम कोन जो हमने खाया है हमेशा, पेंसिल की नोक, शार्प की हुई पेंसिल की नोक को भी ध्यान से देखो, तो के समान ठोस क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। जोकर की टोपी, आइसक्रीम कोन, पेंसिल की नोक के समान एक वृत्ताकार आधार वाला ठोस, ऐसा ठोस क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। तो इसमें आधार वृत्ताकार होता है, तो इसमें आधार की कोई एक त्रिज्या r होगी, इस शंकु की कोई एक ऊंचाई भी होगी, इस शंकु की कोई एक ऊंचाई भी होगी h। और ये जो है बच्चों, इसे हम सभी जानते हैं, ये जो तिरछी वाली है, ये तिरछी वाली ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं l। और ये बनता है एक समकोण त्रिभुज, एक बनता है समकोण त्रिभुज। तो अगर हमें शंकु के बारे में, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात है, दूसरा उसकी ऊंचाई ज्ञात है, तीसरा उसकी तिर्यक लंबाई ज्ञात है, इन तीनों में से कोई 2 भी ज्ञात है ना बच्चों, तो हम इस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं, इसके आयतन की गणना कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले यदि एक शंकु या लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई l है और ऊंचाई h है, तो इन तीनों में एक संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जैसा ही l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखो समकोण त्रिभुज में दिख गया होगा, आपने देख लिया होगा, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर 2 ज्ञात है तो तीसरी भी आपको ज्ञात ही समझो, तीनों आपको ज्ञात है। अगर कोई भी 2 ज्ञात है तो तीसरी आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इस संबंध की सहायता से l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, छोटे मार्क्स एक मार्क्स में से पूछा जा सकता है आपसे कि शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में क्या संबंध है।
तो आपको लिखना होगा तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है ऊंचाई और त्रिज्याओं के वर्गों के योगफल के। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार होता है तो पाई आर स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। ये जो पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है घूमी हुई, ये जो पृष्ठ है ये है वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दो ही तो पृष्ठ हैं, दोनों को जोड़ लेंगे। पाई आर उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। तो पाई आर एल प्लस आर क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आप सब लोगों को। क्यों? क्योंकि बेलन के आयतन के समान ही सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो कभी आप बेलन के आयतन के सूत्र में 1/3 लगा देते हो और शंकु के में से हटा देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों को सेपरेट याद रखो, दोनों को सेपरेट याद रखो। शंकु में 1/3 आएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको मिक्स नहीं करना है, याद रखना है शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु वाले के साथ 1/3, बेलन वाले के साथ 1/3 नहीं बच्चों। शंकु के बारे में आप ये पांचों बातें याद रखेंगे, शंकु के बारे में आप ये पांचों बातें याद रखेंगे। और फिर देखिए अगली ठोस आकृति गोला, स्पेयर, गेंद जैसा कोई ठोस क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। और अगर इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात है तो इसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हैं, इसका आयतन भी बता सकते हैं। देखो गोले के बारे में दो ही बातें आपको याद रखनी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। दो बातें आपको याद रखनी है। अगला अर्धगोला, हेमी स्पेयर। तो अगर गोले को दो समान भागों में काटोगे तो प्रत्येक भाग क्या होगा? एक अर्धगोला होगा। अर्धगोले के बारे में आपको याद रखना है, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही होती है अर्धगोले की ऊंचाई भी, वही होती है अर्धगोले की ऊंचाई भी। इसके अंदर ये तो होता है वृत्ताकार भाग, तो इसका क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये होती है इसकी वक्र पृष्ठ। गोले का पूरा गोला था तो 4 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले के लिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो आयतन होता है बच्चों वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो तीन बातें आप याद रखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए बच्चों आज हमने जिन ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों की चर्चा की, एक बार उनको वापस से समझिए। घन, फिर हमने चर्चा की घनाभ, फिर हमने चर्चा की बेलन, बेलन के अंदर ही हमने चर्चा की खोखले बेलन की, खोखले बेलन की। उसके बाद में हमने चर्चा की शंकु की, उसके बाद में हमने चर्चा की गोले की, और गोले में ही हमने चर्चा की अर्धगोले की। ठीक है, तो ये जो ठोस आकृतियों की चर्चा हमने की है बच्चों, इन ठोस आकृतियों के संयोजनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों की गणना करनी है हमें। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के सूत्र हमें अच्छे से याद कर लेने हैं। कैसे याद करेंगे बच्चों? एक बार आप इस वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें और फिर बच्चों याद करके लिखें। ट्रिक क्या है? याद करके लिखना।
जब आप सूत्रों को एक बार याद कर लेंगे अच्छे से, तो पहले घन के सारे सूत्र लिखिए, फिर घनाभ के सारे सूत्र लिखिए, फिर बेलन के और खोखले बेलन के सारे सूत्र लिखिए, फिर शंकु के सारे सूत्र लिखिए, गोले और अर्धगोले के सारे सूत्र लिखिए और खुद की जांच कीजिए कि आपको याद हुआ या नहीं। जब तक याद न हो तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बच्चों, कई बार आप लिखिए जब तक कि आपको याद न हो जाए। क्योंकि अगर ये सूत्र आपने याद नहीं किए तो अध्याय को फिर आप भूल जाइए, वो आपको समझ में नहीं आने वाला, या समझ में आ भी गया तो आप उन प्रश्नों को तो हल नहीं कर पाएंगे। सूत्रों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप हर एक सूत्र की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसको लिख के याद करेंगे बच्चों। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।